Good morning and hello everyone. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. Students, आज फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं जो हमारा टॉपिक है रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का। प्रीवियस लेक्चर भी हमने रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट पर ही बनाया था, जिसमें हमने रेनफीड एग्रीकल्चर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन उसका दिया था। तो अगर आपको वो सारी डिटेल जाननी है तो आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखिए प्लीज, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं आपको वो चीजें तो बताने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, तो वो तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ही देखना पड़ेगा। अब रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ाया था आपको। तो कल जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टिव बताए थे रेनफीड एग्रीकल्चर के, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में रेनफीड एग्रीकल्चर कितने एरिया पे होता है, कितने कल्टिवेटेड एरिया में से कितने % एरिया हमारा रेनफीड है, कितना हमारा ड्राई लैंड है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जैसा कि कल मैंने बताया था, कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो ड्राई लैंड एरिया है वो भी 50% के आसपास है। 50% मतलब 44 से अगर हम सारी चीजें इरिगेशन फैसिलिटी सारी यूज करके भी हम अगर ड्राई लैंड को मिनिमाइज करेंगे तो फिर भी हमारा 50% एरिया अनइरिगेटेड बच जाएगा। और जो अनइरिगेटेड एरिया है वही हमारा क्या कहलाएगा, रेनफीड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ से हमारा लगभग 40 से 45% हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन यहाँ से हमको मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा उत्पादन में योगदान हमारे ड्राई लैंड एरियाज या रेनफीड एरियाज हमारे उत्पादन में कर रहे हैं। तो जब इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है तो इसकी हमको हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में इसको ड्राई लैंड एरिया को या रेनफीड एरिया को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, वो भी हम आपको यहाँ पे आज डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इसमें मैंने कुछ हिस्ट्री यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ कि कहाँ से हमारे रेनफीड एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई, किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे उसको मिनिमाइज किया गया। ये सारी चीजें, सारे हिस्ट्री हम आपको आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्म बनाया हुआ है। ईयर, इधर मैंने ईयर लिखा हुआ है और इधर मैंने कुछ क्रोनोलॉजी इवेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम 1920 की बात करें, 1920 की बात करें, तो 1920 में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपोर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया था। तो वो क्या था हमारा, स्कार्सिटी ट्रैक्ट डेवलपमेंट गिवन इंपोर्टेंस बाय द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ था कि वाटर स्कार्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए, या की जो प्रॉब्लम थी, या जो ड्राई लैंड एरिया में मॉइस्चर डिफिशिएंट की प्रॉब्लम थी, उसको मिनिमाइज करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक इनिशिएटिव लिया। कब लिया था, 1920 में। ठीक है, जिस इनिशिएटिव को क्या बोला गया, इस प्रोग्राम को क्या बोला गया, स्कार्सिटी ट्रैक्ट डेवलपमेंट गिवन इंपोर्टेंस बाय रॉयल कमीशन। किसके द्वारा दिया गया था इंपोर्टेंस, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद में हमारा 1923 में एक और इनिशिएटिव हमारा लिया गया था ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। वो हमारा क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन एट मंजनी, ये हमारा लिखा है मंजरी पुणे। ये पुणे में एक स्थान है, ये लोकेशन है मंजरी पुणे। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे 1923 में एक रिसर्च स्टेशन डेवलप किया गया था हमारे ड्राई लैंड एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। क्यों हम इसको मिनिमाइज करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। इसको मिनिमाइजेशन इसका करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा 40 से 45% आज भी एरिया क्या है इंडिया में, ड्राई लैंड या रेनफीड एरिया है। ठीक है,
तो जैसा कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, इससे हमारा लगभग 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 50% जो उत्पादन है या फूड कंट्रीब्यूशन है वो हमारा कौन कर रहा है, वो हमारा ड्राई लैंड या रेनफीड एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम्स इस सारे ड्राई लैंड एरिया को या सारे रेनफीड एरिया को जितना इंडिया में उसको मिनिमाइज करने के लिए या उस एरिया में उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव, सारे प्रोग्राम यहाँ पे चला गए थे। तो जो हमारा 1923 में जो प्रोग्राम था वो ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन डेवलप किया गया था पुणे में। ठीक है, जो हमारी एक लोकेशन है मंजरी, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इनिशिएटिव क्या था, वो था हमारा 1933 यानी कि 1933 में क्या किया गया था, एक रिसर्च स्टेशन डेवलप किया गया था। अब ये जो आप देख रहे हो ना, पूरे ये इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर का या रेनफीड फार्मिंग का। ठीक है, तो 1933 में क्या हुआ था, हमारा रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश हुआ था। कहां पर, बीजापुर एंड सोलापुर में। कहां पे हुआ था ये, बीजापुर एंड सोलापुर में। ये रिसर्च स्टेशन का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये रिसर्च स्टेशन ड्राई लैंड एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, उनको कम करने के लिए, रेनफीड एरिया को कम करने के लिए रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई टेक्निक्स यहाँ पे डेवलप होती है। वो टेक्निक हमारी कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें हमारा हम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करते हैं। कुछ टेक्निक्स हमारी ऐसी होती है जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन हमारा जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाते हैं। जैसे कि हम हमारा वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, पॉन्ड बना सकते हैं। तो यह सारी टेक्निक्स हमारी कहाँ पे हमको देखने को मिलती है, इन रिसर्च स्टेशनों के द्वारा ये डेवलप की जाती है। ठीक है, 1934 में फिर हमारा क्या हुआ, एक और रिसर्च स्टेशन डेवलप हुआ। अब हमारा जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिसर्च स्टेशन एक और डेवलप हुआ हमारा, वो कहाँ था, हमारा हागेरी एंड रायचौर। ये हमारा कहाँ था, एक लोकेशन का नाम है हागेरी एंड रायचौर। 1934 में एक और रिसर्च स्टेशन डेवलप हुआ। अब इसी तरह इंडिया के अंदर ये रिसर्च स्टेशन डेवलप होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो रेनफीड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उस एरिया को जितना हो सके उसको कम किया जाए और उस पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया जाए। क्योंकि रेनफीड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब ही यही है कि उस एरिया में हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे वो रिसर्च स्टेशन डेवलप हुआ 1935 में। कहाँ पे हुआ ये हमारा रोहतक में हुआ, पंजाब में। ठीक है, अब हमारा नाम था मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो मैं आपको यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या रेनफीड फार्मिंग में इस डेटा से फुल फॉर्म भी आ जाती है या ऐसा कुछ आ जाता है, कुछ इनिशिएटिव लिखिए इस तरीके से हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट या कुछ प्रोग्राम इसे बताइए जिससे उस डेवलपमेंट को हम यहाँ पे लिख सके। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है 1953 में इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल सोयल कंजर्वेशन बोर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है 1953 में जो सेंट्रल सोयल कंजर्वेशन बोर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई लैंड या रेनफीड फार्मिंग में आपको इस टाइप की फुल फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी मिल सकती है या आप ये भी पूछ सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में देखने को मिल जाएंगे और एकेडमिक के लिए तो आपका इंपॉर्टेंस है ही इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो 1959 में क्या हुआ था, हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था हमारा, जिसको हम बोलते हैं कजरी। इसको क्या बोलते हैं, कजरी।
ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस टाइम पे इसकी फुल फॉर्म हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आई थी, ठीक है। और अब भी ये आती है, अब भी इसी तरह की फुल फॉर्म्स आती है। या ऐसे पूछ सकता है कि हमारे जो कजरी है या हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ, ये भी आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये जो हमारा कजरी है ये कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1972 में हमारा क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICRISAT हैदराबाद, ठीक है। ये एक संस्था का नाम है ICRISAT। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आती है, इसका तो आना तय है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म वगैरह या इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसको तो आना ही है, तो इसको आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमारा ये व्हाइट बोर्ड पे फिल हो गया था, तो हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिखने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1976 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राई लैंड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1976 में एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जिसको बोला गया था ड्राई लैंड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। इसको क्या बोला गया था, ड्राई लैंड ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1983 में हमारा स्टार्टिंग ऑफ 47 मॉडल वाटर शेड अंडर ICAR, 47 यानी कि 47 मॉडल बनाए गए वाटर शेड के, ठीक है। 47 इंडिया में अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इन मॉडलों को डेवलप किया गया, ठीक है। ये हमारा इनिशिएटिव बहुत ही ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर शेड का। 47 यहाँ पे वाटर शेड बनाए गए थे, 47 मॉडल दिए गए थे। किस तरीके से आपको मॉडल, इसके वाटर शेड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आगे क्लास लेऊंगा ना आपको इसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। टेंशन आप बिल्कुल ना लेना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1983 में। फिर हमारा 1985 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीडा बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रीडा, ठीक है। ये कहाँ है हमारा, हैदराबाद में। कहाँ है हमारा, हैदराबाद में स्टेब्लिश है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1990 में नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला गया था एक। ये किसके लिए था, हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर के लिए एक हमारा प्रोजेक्ट चला गया था 1990 में, यानी कि 1990 में नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट यहाँ पे चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 2006 की, तो नेशनल रेनफीड एरिया अथॉरिटी यहाँ पे डेवलप हो गई थी। मतलब एक अथॉरिटी, एक ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पे बन गई थी जो हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को मिनिमाइज करे या उसका डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो ये कब बनी थी हमारी, 2006 में बनी थी, ठीक है, नेशनल रेनफीड एरिया अथॉरिटी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनिशिएटिव पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में भी आप इसको लिखना है आपको। ये सारी हमारी एक डेवलपमेंट हिस्ट्री है किसकी, रेनफीड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है रेनफीड एग्रीकल्चर का, वो क्या है, वो है हमारा व्हाट इज रेनफीड एग्रीकल्चर। कुछ 4 मैंने ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर होता क्या है, ठीक है। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वाले लेक्चर में भी मैं आपको जो जितने डाउट्स हमारे रह गए थे वो सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या है व्हाट इज रेनफीड एग्रीकल्चर। तो अगर मैं आपको ओरली बताऊं हमारा क्या होता है रेनफीड एग्रीकल्चर, ओरली की अगर मैं बात करूं तो वो पर्टिकुलर एरिया या वो लैंड जिस लैंड पर हमें खेती करने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो और वहां पर हमारी जो फसलें हैं वो पूर्णतया मतलब टोटली किस पर आधारित हो, बारिश पर आधारित हो, मॉनसून पर आधारित हो, ठीक है। हमारी जो
क्रॉप कल्चर है वो किस पर डिपेंड हो, मॉनसून पर डिपेंड हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेनफीड या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स नोट किए जिससे आप ये क्लेरिफाई कर पाओ कि हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर होता क्या है। तो देखते हैं हम, रेनफीड फार्मिंग डिपेंड्स स्लोली ऑन रेन वाटर, ठीक है। रेनफीड फार्मिंग किस पे, सोलली मतलब यहाँ पे कहना मतलब ये है इसका कि हमारी जो रेनफीड फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड है, केवल रेन वाटर पर डिपेंड है, मतलब वर्षा पर डिपेंड है, मतलब बारिश पर डिपेंड है, ठीक है। इस पर डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड है। एक्सक्लूडिंग एडिशनल इरिगेशन, एक्सक्लूडिंग का मतलब है छोड़कर, छोड़कर किसको, इरिगेशन को छोड़कर, ठीक है। एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी को छोड़कर हमारी जो रेनफीड फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड है, केवल रेन वाटर पर डिपेंड है, बारिश के पानी पर डिपेंड है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि हमारी जो रेनफीड फार्मिंग है या हमारी ड्राई लैंड फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड है, ओनली रेन वाटर पे डिपेंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे पॉइंट, एनकम्पासेस रेन फीड वेट लैंड एंड ड्राई लैंड, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब है कि रेन फीड में हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा रेन फीड एरिया ही होता है, नहीं, या ऐसा नहीं है हमारा ड्राई लैंड एरिया ही होता है, हमारा शुष्क क्षेत्र ही होता है, नहीं। यहाँ पे हमारा वेटलैंड एरिया भी होता है, मतलब गीला एरिया भी होता है जिसके अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका क्या कारण है भाई, अभी तो आपको मैं ये बता रहा था कि हमारा जो ड्राई मतलब यहाँ पे सूखा होता है, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है, लेकिन अभी आपको पता चला है कि यहाँ पे वेटलैंड क्षेत्र भी होता है, हमारा गीला क्षेत्र भी होता है, नमी वाला क्षेत्र भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आपको ड्राई भी मिलेगा और ह्यूमिड और सब ह्यूमिड भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, इसका यहाँ पे स्टूडेंट रीजन है, इसका यहाँ पे हमारा रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्या रीजन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मतलब यहाँ पे क्या है कि असमान या हमारी अनयूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल का वितरण होता है। रेनफॉल हमारी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारा सूखे की स्थिति हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारी मॉनसून इतने ज्यादा हो जाएंगे, बारिश इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पे हमारा वेटलैंड एरिया हो जाएगा, वो मतलब गीला क्षेत्र हो जाएगा, मतलब उसको हम ह्यूमिड बोल सकते हैं, सब ह्यूमिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ हमारे जो ड्राई लैंड या रेनफीड एग्रीकल्चर है वहां पे हमको वेटलैंड कंडीशन भी देखने को मिलेगी और ड्राई लैंड कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। असमान वर्षा का वितरण होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी दोनों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई, जहाँ पे हमारा ड्राई लैंड एरिया है वहां पे तो हम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, फसल का प्रबंध करने के लिए मॉइस्चर क्या अपनाएंगे, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस अपनाएंगे, मतलब या वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। उसमें बहुत सारी हमारी टेक्निक्स आती है, उसमें हमारा वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है, उसमें हमारा, ठीक है, उसके साथ में हमारा क्या आ जाता है, हमारा कुछ टिलेज ऑपरेशन आते हैं, जैसे हमारा मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज। तो जैसे मैं आगे आपको लेक्चर में ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमारा लेक्चर आगे चलता जाएगा, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उस सारी वीडियो में मैं सारी डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ड्राई लैंड हैव ए मिनिमम एनुअल रेनफॉल एज लो एज 50 mm, ठीक है, मतलब 500 mm, 500 मिलीमीटर। तो यहाँ पे कहना का मतलब ये है कि ड्राई लैंड एरिया में कम से कम 500 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है। आई बात समझ में, मतलब जो हमारा शुष्क क्षेत्र होता है ना, वहां पे हमारी 500 मिलीमीटर से क्या होती है, या 50 सेंटीमीटर से
वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, या ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, मॉइस्चर स्ट्रेस सिम्टम्स आर कॉमन। मॉइस्चर स्ट्रेस सिम्टम्स यहाँ पे क्या है, साधारण है, आपको मॉइस्चर का डिफिशिएंट यहाँ पे देखने को कॉमनली मिल जाएगा, ठीक है। कहां पर, इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्यू टू इनसफिशिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस सिम्टम्स हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मॉइस्चर स्ट्रेस सिम्टम्स कॉमन है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ठीक है। किसकी वजह से हमारे लिए कॉमन है, ये हमारे क्रॉप ग्रोथ के लिए हमारे अनसफिशिएंट मॉइस्चर होने की वजह से ये कॉमन है। मतलब यहाँ क्रॉप ग्रोथ के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पॉइंट की। तो ड्राई लैंड फार्मिंग इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन फील्ड क्रॉप विदाउट एडिशनल इरिगेशन। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारे क्या इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राई लैंड फार्मिंग इन्वॉल्व कल्टीवेशन फील्ड क्रॉप विदाउट एडिशनल इरिगेशन। मतलब आपको यहाँ पे फील्ड की कल्टीवेशन बिना इरिगेशन के करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आए हो ये सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होंगी। ये 4 पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जिससे आपको रेनफीड फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से समझ में आ जाए। एक बार और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे हमारे रेनफीड फार्मिंग में या ड्राई लैंड फार्मिंग हमारे दोनों प्रकार के एरिया आपको देखने को मिलेंगे, वेटलैंड भी और ड्राई लैंड भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। तो एक पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे रेनफीड फार्मिंग हमारी किस पर डिपेंड है, हमारी केवल रेन वाटर पर डिपेंड है। वहां पे हमारे कोई भी एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ड्राई लैंड हैव ए मिनिमम एनुअल रेनफॉल। ड्राई लैंड एरिया में हमारे पास में 500 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो आप इससे भी लगा सकते हो कि जिस एरिया में हमारा 500 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही हो, तो उस एरिया को हम ड्राई लैंड एरिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि मॉइस्चर स्ट्रेस सिम्टम्स यहाँ पे कॉमन रहते हैं, बहुत साधारण है, आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अनसफिशिएंट मॉइस्चर होता है फसल को उगाने के लिए या फसल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर हमारे ड्राई लैंड फार्मिंग इन्वॉल्व कल्टीवेशन फील्ड क्रॉप विदाउट एडिशनल इरिगेशन। यहाँ पे हम जो क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, वो हम जो करते हैं विदाउट यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, हम टोटली किस पे डिपेंड है, रेन वाटर पे डिपेंड है। तो आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आप किसी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा ये लेक्चर आपको रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए इसी टाइप के लेक्चर आपको देने वाले हैं। और अभी तो हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।